हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल पर्सपेक्टिव चैनल। मैं जिज्ञासा कोठारी। हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 14 के बारे में देख लिया था कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस वीडियो में हम देखते हैं कि उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि किन किन आधारों के ऊपर हम किसी विधि को राज्य किसी विधि को क्लासिफाइड कर सकता है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि हम नेचुरल जस्टिस और आर्टिकल 14 के बीच के रिलेशन को देखेंगे। पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि राज्य अगर अयुक्तियुक्त विभेद करता है तो वो एक तरह से प्रोहिबिटेड माना जाता है, मतलब किसी रीजनेबल वर्गीकरण नहीं किया गया है तो वो सब प्रोहिबिटेड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, इसके क्लासिफिकेशन की, मतलब ऐसे कुछ बेसिस है, इन बेसिस के ऊपर राज्य क्लासिफाइड करता है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ कि अगर कोई विधि है जो सिर्फ चाइल्ड पे लागू की जा रही है तो उसके अंदर स्त्री और पुरुष को हम शामिल नहीं करेंगे, तो सिर्फ चाइल्ड के लिए एक विधि बनाई जा सकती है जो उन्हीं के ऊपर लागू हो। एक और बात करते हैं हम इधर की क्लासिफिकेशन किस किस बेस पर किया जाएगा, इसकी दो शर्तों के बारे में। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार AIR 1952। इस केस के अंदर एक ये दो चीज को बताया गया था कि विधि को अगर वर्गीकरण किया जा रहा है, द क्लासिफिकेशन टू बी परसेप्टिव, मतलब अगर विधि का वर्गीकरण किया जा रहा है तो वो वर्गीकरण बोधगम्य होना जरूरी है। नेक्स्ट, द हैव रीजनेबल रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिसलेनियस एक्ट, मतलब कोई भी अगर एक्ट है उसका वर्गीकरण किया जा रहा है तो वो सारे के सारे वर्गीकरण उसका युक्त संबंध रखते हो, किसके, उसके मेन ऑब्जेक्ट के साथ में युक्त संबंध रखते हो, तभी उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन जिसके आधारों पर ही राज्य डिस्क्रिमिनेट कर सकता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड नहीं है, वो पूरी तरह से बोधगम्य होगा। अब वो कौन कौन से बेसिस है हम उनके बारे में बात करते हैं। कुछ 7 बेसिस के अंदर हमने से डिवाइड किया है। फर्स्ट बेसिस जैसे हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशन, किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति के बेस के ऊपर हम उस राज्य में कुछ पर्टिकुलर जगह के लिए कोई विधि अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कृष्णा सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, इस केस के अंदर ये था कि पूरे राजस्थान राज्य में नहीं, सिर्फ एक जगह पर, मतलब वो जगह थी मारवाड़, उस जगह पर मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट को अप्लाई किया गया, उस जगह के लिए सिर्फ पर्टिकुलर मारवाड़ के लिए ही किया गया। तो हमारे कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा डिस्क्रिमिनेट जो पर्टिकुलर एक जगह के लिए ही अप्लाई किया जा रहा है तो ऐसा डिस्क्रिमिनेट पूरी तरह से विधिमान्य होगा और वो क्या होगा, वो प्रोहिबिटेड बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। क्लियर था। नेक्स्ट बात है रामचंद्र वर्सेस ओडिशा राज्य की। इस केस के अंदर क्या होता है कि सड़क यातायात के लिए कोई राष्ट्रीयकृत करने के लिए कुछ वैसे नियम बनाए गए जो एक ही राज्य में 2 भागों में बनाए गए, कुछ इस भाग में थे और कुछ इस भाग में, तो इसके लिए दूसरे लॉ को अप्लाई किया, इसके लिए दूसरा लॉ बनाया गया, तो इन दोनों लॉ को डिफरेंट बनाया गया। हमारे कोर्ट ने ये कहा कि अगर इन दोनों के लिए डिफरेंट अगर लॉ बनाया जाता है और ये भौगोलिक दशाओं के लिए जरूरी है तो ये डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है और ये पूरी तरह से मान्य होगा, युक्त ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके टॉपिक की। नेक्स्ट बेस है हमारा राज्य के पक्ष में विभेद, डिस्टिंक्शन इन फेवर ऑफ द स्टेट। राज्य के पक्ष में, राज्य पूरा एक वर्ग है जो किसी मानव से पूरी तरह से भिन्न माना जाता है। राज्य खुद के लिए कोई लॉ बना सकता है और खुद के फेवर में जो हो वो कार्य वो कर सकता है। केस था हमारा सोमव्रत वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में ये होता है कि राज्य कोई भी सार्वजनिक स्थल को ग्रहण कर सकता है, सार्वजनिक स्थल को ले सकता है, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए कोई स्थल को ले सकता है, उसके लिए कोई नीलामी कर सकता है। ऐसा कोई भी कार्य करता है वो सारे के सारे युक्त माने जाएंगे और कहीं से भी आर्टिकल 14 को एबॉलिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारे इसी के अंदर बाबूराव वर्सेस बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड। इस केस में ये था कि प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी, इन दोनों कंपनियों के लिए डिफरेंट लॉ को अगर अप्लाई करते हैं तो वो पूरी तरह से युक्त है। ये नहीं कि पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज के लिए ही एक ही कानून को अप्लाई किया जाए, दोनों के लिए डिफरेंट किया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो और ये पब्लिक कंपनी हो, दोनों के लिए अलग अलग हम विधि का अप्लाई कर सकते हैं।
हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की आर्टिकल 14 एंड टैक्स लॉ। टैक्स लॉ कभी भी समान रूप से अप्लाई नहीं होता है, सभी जगह पे इसमें डिस्क्रिमिनेट अगर किया जाता है तो वो सारे डिस्क्रिमिनेट पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, पूरी तरह से युक्त ही माने जाते हैं। राज्य के पास में कुछ शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों से उन चीजों का चुनाव कर सकती है, अपने सब्जेक्ट मैटर का चुनाव कर सकती है। वो कुछ लोगों को और कुछ वस्तुओं का चुनाव कर सकती है जो पर्टिकुलर टैक्स के लिए अप्लाई होंगे, उस पे किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं लगाई जाएगी। तो बात ये आती है कि कोई भी टैक्स है, वो टैक्स अगर कभी ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, एग्जाम्पल अगर ज्यादा कमाने वाले लोग हैं तो उनके ऊपर दूसरा टैक्स लगाया जाएगा, और कम कमाने वाले हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाएगा। तो इस तरह से भी डिस्क्रिमिनेट अगर किया जाता है तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं होगा, युक्त ही माना जाएगा। वेस्टर्न इंडिया सिनेमा वर्सेस कंटेनमेंट बोर्ड, इस केस में सिनेमा घर था, उस सिनेमा घर में जो अपनी इनकम से एक्सेस में कमा रहा था, जो ज्यादा कमा रहा था, उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगा दिया गया। जब उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया गया तब क्या हुआ, हमारे कोर्ट ने, जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया है तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, वो पूरी तरह से युक्त है, क्योंकि टैक्स लॉ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन एजुकेशन पर, शिक्षा के आधार पर विभेद को। इसके अंदर ये बोला है कि शिक्षा के ऊपर जो भी विभेद होता है, जो भी डिस्क्रिमिनेट होगा, वो पूरी तरह से युक्त ही होगा, जो हमारे आर्टिकल 14 को कहीं से भी एबॉलिश नहीं करेगा। बिहार राज्य वर्सेस बिहार राज्य प्रवक्ता संघ 2007, इस केस में ये होता है कि राज्य में शिक्षित और अशिक्षित लोगों को दोनों पे दूसरी लॉ का अप्लाई किया गया, मतलब शिक्षित लोगों पर और अशिक्षित लोगों पर दोनों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, दोनों पे डिफरेंट टाइप की लॉ लगाई गई। तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेट करना पूरी तरह से युक्त माना गया है, हमारे न्यायालय ने भी इसे युक्त माना गया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक प्राधिकारियों की विवेकपूर्ण शक्ति। मतलब कभी कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है जहां पे हमारी कार्यपालिका या हमारी प्रशासनिक प्राधिकारियों को कुछ ऐसी पावर्स दी जाती है जो अपने विवेकपूर्ण शक्ति का यूज कर सके। एजुकेशन बिल 1958, इस केस के अंदर ये होता है कि किसी भी सरकार को ये पावर दी गई कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता दी जाए या न दी जाए, उसके लिए इनको पावर दी गई। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस तरह का जो पावर दिया गया है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेट किया गया, खाली इनको प्रशासनिक प्राधिकारियों को एक विवेकपूर्ण शक्ति देने के लिए जो डिस्क्रिमिनेट किया है, पूरी तरह से युक्त माना गया है। 6th पॉइंट की बात करते हैं, अ पर्सन हिमसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड वन, कभी कभी एक व्यक्ति भी पूरी तरह से उसके ऊपर भी कानून बनाया जा सकता है, जैसे JNK वर्सेस बख्शी गुलाम मोहम्मद 1967। इस केस के अंदर बख्शी गुलाम मोहम्मद जो चीफ मिनिस्टर थे JNK के, उन्होंने उनके जो गलत आचरण के लिए उनके ऊपर एक जांच की कमेटी बिठाई। वो कमेटी बनाना, उस कमेटी को बनाने के लिए, मतलब एक व्यक्ति के लिए ही पूरी कमेटी बनाई गई और उनके ऊपर चलाया गया आयोग चलाया गया। तो ये पूरी तरह से युक्त था, जो भले ही एक व्यक्ति के लिए हो, लेकिन ये युक्त ही माना जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा, स्पेशल कोर्ट्स बेस्ड ऑन स्पेशल प्रोसीजर, मतलब कभी कभी स्पेशल प्रोसीजर के लिए हमारी संसद स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण कर सकती है, ये उनको पावर दी गई है। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे क्राइम है और ऐसे क्राइम का प्रोसीजर है जो किसी स्पेशल कोर्ट के लिए पर्टिकुलर एक कोर्ट बनानी जरूरी है, तो संसद को ये पावर है कि वो एक पर्टिकुलर एक कोर्ट का निर्माण कर सकती है। के हल्दर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1960, इस केस में राज्यसभा को पावर दी गई थी कि वो एक स्पेशल कोर्ट का निर्माण कर सकती है, जहां पर कुछ केसेस, जहां पर कुछ क्राइम जो IPC के अंदर नहीं आते हैं, उन क्राइम को ये क्राइम के लिए कुछ प्रक्रिया बनाने के लिए उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स को बनाया जा सकता है। क्लियर। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन। इनके बेस के ऊपर यदि कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो पूरी तरह से युक्त माना जाएगा, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 का एबॉलिश पूरी तरह से नहीं करेगा और ये कंसिस्ट ही रहेगा। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, राइट टू इक्वालिटी एंड नेचुरल जस्टिस। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है?
सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल जस्टिस है क्या। नेचुरल जस्टिस पूरी तरह से इस पर ही डिपेंड है, मतलब इसी का ही एक पार्ट है नेचुरल जस्टिस। इसके अंदर दो सूक्तियों पर डिपेंड है, पहला कि दूसरे पक्षकार को सुनो और दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो सूक्तियों पे डिपेंड करता है। एक केस था के काइपक का, उसने ये कहा कि नेचुरल जस्टिस में क्या है कि अगर तुमने कोई जस्टिस हुआ है, वो जस्टिस होना ही काफी नहीं है, जस्टिस दिखाई भी देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल जस्टिस से हम यही बात करते हैं कि एक ये भी एक तरह का राइट टू इक्वालिटी का एक पार्ट होगा। बात आती है हमारे राइट टू इक्वालिटी एंड नेचुरल जस्टिस के रिलेशन की, तो हम बात कर लेते हैं राइट टू इक्वालिटी भी क्या है। राइट टू इक्वालिटी में दो बातें हमने बोली थी कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये दो बातें इसके अंदर हमने की गई थी। तो एक और केस था हमारा टाटा सेल्यूलर का। टाटा सेल्यूलर का केस 1994 का था। उस केस के अंदर भी यही बोला कि दूसरे पक्षकार को सुनो, इट मीन्स दैट ये बोला है कि विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। और दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, मतलब विधि के सामने सभी लोग समान रूप से होते हैं। तो इन दोनों में पूरी तरह से रिलेशन दिखाया गया है। एक केस की बात करते हैं, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1974। इस केस के अंदर न्यायाधीश श्री भगवती ने कुछ बातें कही है। इस न्यायालय ने यह बताया कि पहली बात ये है कि हमारा जो इक्वालिटी है वो एक गतिशील धारणा है जो हमेशा चलती रहने वाली है, वो रोक उसके ऊपर किसी भी तरह का सैद्धांतिक या परंपरागत रोक या सीमाएं नहीं लगाई जा सकती है। दूसरी एक और बात ये है कि इक्वालिटी का एक मेन कंटेंट होता है, एक मेन कंटेंट इसका ये एक तत्व है, वो है इसकी युक्तियुक्तता के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। और एक और बात ये है कि इसके अंदर मनमानापन और साथ में जो इक्वालिटी वो कभी भी साथ में नहीं चल सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य में कही थी। नेक्स्ट बात आती है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इस केस के अंदर इसका पूरी तरह से समर्थन किया गया था। और एक और बात कही थी कि राइट टू इक्वालिटी एक तरह से दार्शनिक सिद्धांत है और गैर मनमानापन और राइट टू इक्वालिटी मतलब हमारी समता दोनों ही साथ में चलती है। बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस भारत संघ 1979 की। इस केस में इन दोनों केसों को समर्थन दिया गया था और साथ में एक और बात गई कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो पूरी तरह से बोधगम्य हो। और दूसरी बात यह है कि मनमानेपन को इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया, मतलब इक्वलिटी और मनमानापन दोनों ही एक दूसरे के शत्रु माने गए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो आर्टिकल 14 को कंसिस्ट नहीं करेगा और ऐसा डिस्क्रिमिनेट कभी भी विधिमान्य नहीं होगा। तो एक और बात यह है कि नेचुरल जस्टिस पूरी तरह से हमारा राइट टू इक्वलिटी के सेम ही होता है, मतलब नेचुरल जस्टिस राइट टू इक्वलिटी का एक पार्ट माना जा सकता है। ये पूरा है जिसमें से एक पार्ट हमारा नेचुरल जस्टिस को लिया जा सकता है। ऐसे कुछ केसेस है जिसमें नेचुरल जस्टिस और हमारा राइट टू इक्वलिटी दोनों साथ साथ में चलता है। एग्जाम्पल दैट अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी प्रेजेंट पूरी नहीं कर पाता है तो उसका जो परीक्षा परिणाम रोक दिया जाए, या फिर ऐसा कोई है कि अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा के अंदर कोई गलत साधनों को यूज करता है तो भी उसको परीक्षा से निकाल दिया जाए, इसमें भी ये दोनों साथ में चलते हैं। कुलपति को अपने पद से हटाया जाना, उसमें भी ये दोनों साथ में चलेंगे। किसी को लाइसेंस न देना या लाइसेंस का रोक दिया जाना, उनमें भी ये दोनों साथ में चलेंगे। वैसे ही कुछ केसेस है जिसमें राइट टू इक्वालिटी एंड नेचुरल जस्टिस साथ साथ में चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।